हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी वीडियो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, यूपी वीडियो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि 2018 में हुआ था। ठीक है, और हम इसकी द्वितीय पाली को देखेंगे। इससे पहले हमने प्रथम पाली के क्वेश्चन को देख लिया है। ठीक है, इससे पहले हमने प्रथम पाली के क्वेश्चन को देख लिया है, हिंदी को भी देख लिया है और जीके जीएस को भी देख लिया, हमने दोनों देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों क्वेश्चन जो पेपर है, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन और जीके जीएस का क्वेश्चन मैंने करा दिया है और आज हम द्वितीय पारी का क्वेश्चन देखेंगे। यह वीडियो यूपी वीडियो एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही यूपी बीएड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हिंदी की सिलेबस की बात करें तो यूपी और बीएड का, यूपी वीडियो एग्जाम का और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का लगभग सिलेबस जो है हिंदी का वो सेम है। बस फ़र्क कहाँ है कि इसमें पत्र से क्वेश्चन आते हैं, यूपी वीडियो के एग्ज़ाम में पत्र से क्वेश्चन आते हैं और बीएड में पत्र से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी जो सारे टॉपिक हैं, जो सारे टॉपिक्स वो क्या हैं, वो सेम ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र, संपादक के नाम पत्र। देखिए तो वैयक्तिक पत्र जो है वह मित्र को पत्र जब हम लिखेंगे तो उसे वैयक्तिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे समझाया हुआ है कि व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पत्र, देखिए क्या लिखा है कि व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक जानते ही आप कि पत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। ठीक है, और औपचारिक में जो होता है शासकीय पत्र, मतलब शासकीय पत्र आता है, जैसे कि अर्ध सरकारी और सरकारी जो पत्र होते हैं, अर्ध शासकीय या शासकीय पत्र वो औपचारिक पत्र में आते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्र की विशेषता नहीं है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेषक। ठीक है, प्रेषक जो है इसमें विशेषता नहीं है। बाकी जो भी दिया हुआ है ऑप्शन वो क्या है, इस पत्र की विशेषता है। देखिए जो हमारा पत्र है वो सरल भाषा में होना चाहिए, विचारों को हमें स्पष्ट तरीके से लिखना होता है पत्र में, क्योंकि हमको पत्र को संक्षेप में लिखना होता है। इसीलिए हमें जो हमारे विचार है वो पत्र में क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, संक्षेप में लिखना होना चाहिए, संपूर्णता होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम संक्षेप में ही अपनी सारी बातें जो है, संक्षेप में ही अपनी सारी बातों को हम स्पष्ट तरीके से पत्र में क्या कर सके, लिख सके। ये पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रभाव व नीति। ठीक है, बाहरी सजावट, उसके बाद से विनयशीलता। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अतः प्रेषक एक पत्र की क्या नहीं है, विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। तो हम क्या कर रहे हैं, शिकायती तो कर रहे हैं। ठीक है, शिकायती तो इसमें कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ड विचार है, जो वर्ड विचार हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह यूपी बीएड एग्जाम हो या फिर यूपी वीडियो री एग्जाम हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हमारा ऑप्शन है आ, ई, बड़ा ऊ, ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, ऑप्शन डी ओ। जो ओ है हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, दिया है कि कौन कौन से हैं। देखिए जो ओ है हमारा मूल दीर्घ स्वर ना होकर के ये संयुक्त स्वर है। ये कैसा स्वर है, तो ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, बड़ी ई, उ। केवल 3 है। कितने हैं, केवल 3 है दीर्घ मूल स्वर। ठीक है, जो मूल दीर्घ स्वर है कितने हैं, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ओ क्या है, तो ओ हमारा क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए भी हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। ठीक है, ओ भी क्या है हमारा, संयुक्त स्वर है। और ए भी क्या है, संयुक्त स्वर है। सॉरी, देखिए संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, ए होता है, ए होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ओ होता है,
और औ होता है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है, देखिए ये तो उच्चारण के माध्यम से लगभग सेम सा ही लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अ आधा ध और पूरा यह 2 बार रिपीट हो रहा है और ना, तो ऐसे हमारा अध्ययन लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। फिर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए उत्तरदायी कैसे लिखा जाता है, उत्तरदायी कैसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। देखिए संधि जो 3 प्रकार की होती है वह स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है, और विसर्ग संधि होती है, अनुस्वार संधि नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यालय है वह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी जगदम्बा, संतोष और अहंकार ये तीनों क्या है, यह व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो तत्पुरुष समास होते हैं, अक्सर जब हम तत्पुरुष समास जो शब्द दिया होता है, अगर हम उसका समास विग्रह करते हैं और उसमें कारक के परसर्ग दिखाई दे रहे, अगर कारक के परसर्ग दिखाई देते तो समझ जाइए कि वो हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये तत्पुरुष समास पहचानने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप तत्पुरुष समास को पहचानना चाहते हैं तो जो शब्द दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, उसको आपका समास विग्रह करना है। अगर कारक का परसर्ग दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पे तत्पुरुष समास है। जैसे देखिए देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का जब हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आएगा देश के लिए भक्ति। तो के लिए क्या है, कारक का परसर्ग है। आप देख लीजिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है। अगर और डिटेल में जाकर पूछ दे कि तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है, तो संप्रदान तत्पुरुष है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, तो चलिए इसको देख ही लेते हैं। दिया है कि देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे शेषव्रत, गगनचुंबी आदि, ठीक है। अन्य इस समास इस प्रकार है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, इन दोनों में क्या है, अव्ययी भाव समास है। और ये दोनों बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात क्या, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, दस आनंद, दस है आनंद, जैसे चक्रधर, ठीक है, विष्णु को चक्रधर कहा जाता है। चलिए उसके बाद से क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, भाई बहन, राधा कृष्ण, ठीक है। तो ये 4 समास के बारे में दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि समास की संख्या कितनी है, तो 6 है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है द्विगु समास और एक होता है आपका कर्मधारय समास, जो कि इसमें नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है, ठीक है। पंचवटी में समास पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। क्या होता है पंचवटी द्विगु समास में, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे देखिए चौराहा है तो इसमें भी संख्या दिया हुआ है, दोपहर है इसमें भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। हमारा ऑप्शन है अ, अधि, री, ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधि। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि है। आप सभी को पता है कि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगाया जाता है, और एक होता है प्रत्यय जो शब्द के किसी शब्द के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। देखिए अब अधि से बनने वाले शब्द भी यहाँ पे दिए गए हैं, अधिराज्य, अधिलाभ, अधिगत, अधिकरण, ठीक है। ये सब क्या है, अधि से उपसर्ग से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। आपको बताना है कि अ उपसर्ग जो है किस में नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। देखिए डी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए दिए गए शब्द अकथ, अभेद तथा अचूक में अ उपसर्ग लगा है, ठीक है।
तथा अनुज में अ उपसर्ग नहीं है। अ उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द क्या है? अयोग्य है, अजर है, अचल है, अवैतनिक है। देखिए ये जो अवैतनिक है ये बहुत ही बार जो है ये क्या देता है? शुद्ध वर्तनी में देता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अवैतनिक कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं कि अवैतनिक कैसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है शेरनी, मूरनी, नौकरानी, कूटनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो सी है उसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, बाकी शेरनी में भी नी है, शेर से शेरनी बना है, मोर में भी, मोरनी में भी क्या है? नी है, मोर से मोरनी बना है, और कूटनी में भी नी है, कूट से क्या बना है? कूटनी बना है। और देख लेते हैं किसमें किसमें लगा है। देखिए नी प्रत्यय नहीं है नौकरानी में, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आनी है, यानी कि नौकर, नौकर और प्लस आनी जोड़ने के बाद क्या बना है? नौकरानी बना है, नौकरानी बना है। ठीक है, और देखिए और आने से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? दिया है देवरानी, सेठानी, जेठानी, नौकरानी। ठीक है, जबकि शेरनी, मोरनी और कुटनी में क्या है? नी प्रत्यय लगा है। नी प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द कहनी हो गया, सुननी हो गया, ठगनी हो गया, नटनी हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि नी प्रत्यय से और क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। मूल रूप से क्या होता है? जो जैसे कि क्या हुआ है, संस्कृत भाषा से जो क्या त्यो शब्द को उतार लेकर के हमने क्या किया? हिंदी में यूज करना प्रारंभ कर दिया है, तो इसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। मूल रूप से संस्कृत के ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूची, जो कूची है वो तत्सम शब्द नहीं है। बाकी कपाट तत्सम शब्द है, कीटक है, कुंभकार है। चलिए दिया है यहाँ पे तत्सम में, तद्भव में क्या बोलते हैं? कपाट को हम किवाड़ बोलते हैं, कीटक को कीड़ा बोलते हैं, कुर्चिका को कूची बोलते हैं। ठीक है, कुंभकार को कुम्हार बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये चारों जो दिया हुआ है ये तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द पूछ रहा है, क्या हमारा ऑप्शन दिया हुआ है पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो जो पत्ता है वो क्या है? वो तद्भव शब्द नहीं, वो तद्भव शब्द है। बाकी जो तीनों है पक्ष, पतन, पक्षी, ये क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, देख लीजिए कि पक्ष को क्या बोलते हैं? पक्ष को हम तद्भव में पाख बोलते हैं, पक्षी को पक्षी बोलते हैं, पतन को पढ़ना बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? फिर से पूछ रहा है, देखिए तत्सम तद्भव शब्द कितना पूछा जा रहा है, पूछा भी जाता है हमेशा से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शोला, शोभन, सोता, सोना। ठीक है, तो जो शोभन है वो क्या है? वो तत्सम शब्द है। ठीक है, वो तत्सम शब्द है। बाकी जो सोला है, सोता है और सोना ये तत्सम शब्द नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इनका तत्सम क्या होगा। देखिए सोलह को हम षोडश लिखते हैं तत्सम में, सोता को स्रोत लिखते हैं और सोना को स्वर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ठीक है, तत्सम, तद्भव, यौगिक और विदेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यौगिक क्या है? ये भेद में शामिल नहीं है, बाकी तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है। ठीक है, और एक देशज भी होता है। ठीक है, देशज होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है जिससे आपको समूह का बोध हो रहा होगा वह समूह वाचक होगा, जिससे नहीं हो रहा होगा वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया है सभा, सभा भी एक समूह को दिखा रहा है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे, अगर आप किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो आप जाके देखिए कक्षा में क्या है? समूहवाचक है। कहने का मतलब अगर एक कक्षा में कितने बच्चे होते हैं? 30 से 40 बच्चे होते हैं किसी स्कूल में। ठीक है, और भीड़ से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है? समूह है। भीड़ कहाँ? जहाँ बहुत ही लोगों की संख्या होती है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भीड़ लगा हुआ है वहाँ पे। तो ये क्या है? ये समूहवाचक है, दौड़ नहीं है। ठीक है, दौड़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, हमारा दिया है खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा है दूध। ठीक है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, दूध, पानी, तेल इत्यादि क्या है? ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खटाई, मिठाई कैसा शब्द है? तो ये सब भाववाचक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ही चला गया। वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आपको अंडरलाइन किया हुआ है और पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का भेद है। देखिए दिया है कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक।
देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट यही पूछ देता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एक तो होता है निजवाचक सर्वनाम, फिर होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। इनको आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सर्वनाम से क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछता है, दे देगा जो और सो, पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, वे दे देगा, पूछ देगा कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो आप ध्यान से देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, मैं, तुम, वह, हम, ये सब क्या है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, ठीक है। संबंधवाचक में क्या है, जो और सो है, ठीक है। फिर दिया अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कह रहा है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, ठीक है। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। दिया है कि परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। परिमाणवाचक विशेषण क्या करता है, किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है, अतः वाक्य में रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए शेर भर बोलते हैं हम लोग, तोला भर, थोड़ा, पानी, कुछ, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा, कम, थोड़ा, कुछ, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब परिमाणवाचक है, ठीक है। चलिए देखिए एक होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, हर एक, प्रत्येक, जैसे जैसे संख्या का बोध हो, जहाँ पे संख्या का बोध वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। फिर गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे किसी का गुण दिखा रहा है कि मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन दिया है पद, रूप, धातु, शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, ठीक है। किसी धातु में ही हम, धातु से ही क्या बनती है, क्रिया बनती है। देखिए क्या दिया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, और सब जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, ठीक है। पद को रूप भी कहा जाता है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करने योग्य शब्द ही पद या रूप कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है मैं, वहाँ, होकर, हूँ। इसका राइट आंसर होगा वहाँ, ठीक है। वहाँ क्या है, वहाँ एक अव्यय है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अव्यय किसे कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिस पर लिंग का, वचन का, पुरुष का या कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ऐसा कोई शब्द है जिस पर ना लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का पड़ता है, ना पुरुष का पड़ता है, ना कारक का पड़ता है, तो याद रखिएगा वहाँ वो क्या होता है, वह अव्यय होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे शब्द दिया है अभी, यहाँ, वहाँ इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अव्यय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया। कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। कटोरा हो गया, दूध हो गया, भर है, पिया हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा। भर क्या है, भर एक अव्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है अनाथ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अनाड़ी है वह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ठीक है, ये सब क्या है, अनाथ का पर्यायवाची है। और सब देख लीजिए, बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ठीक है, और अनाड़ी क्या है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। हमारा ऑप्शन है विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलक्षण जो है विचित्र का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है कि दिए गए विकल्प में विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, अजूबा हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा और निराला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है अमर, मर्त्य, विश्व और विष। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष। विष क्या होगा, अमर का, अमृत का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची विलोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम हो जाएगा अस्तुति। निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, अस्तुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नहीं टाल सकता। किसको कोई नहीं टाल सकता। हमारा ऑप्शन है नियत, नियति, निमित, नमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि नियति को कोई नहीं टाल सकता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने के लिए लड़ना धर्म है। किसके लिए लड़ना धर्म है? अपने सत्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए, अपनी सम्मति के लिए, अपने सम्मत के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने स्वत्व के लिए लड़ना क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। ठीक है। दिया है कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित बोलते हैं। ठीक है। जो नियमित होता है उसे, जो डेली होता है, रोज होता है, उसे नियमित बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित बोलेंगे, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ उसे अनिर्णित बोलेंगे, जिसका निवारण ना हो सकता उसे क्या बोलेंगे? हो सकता हो। जिसका निवारण हो सकता है, जिसका निवारण हो सकता है उसे हम अनिवार्य बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। जिस पर आक्रमण हो। ठीक है। हमारा ऑप्शन दिया है आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे? आक्रांत बोलेंगे। जो अपनी हत्या आप करे उसको आत्मघाती बोलते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। ठीक है। देखिए जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। ठीक है। और आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? तो आक्रामक कहलाता है। चलिए फिर दिया है कि सीमा का बलात् उल्लंघन या हमला करना आक्रमण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुड़ गोबर कर देना। मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ठीक है। गुड़ गोबर कर देना। देखिए हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उठाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देने का मतलब होता है गुड़ गोबर कर देना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अपनी हानि करके मौज उड़ाना का क्या हो जाएगा? मुहावरा घर फूक और तमाशा देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हथियार डाल देना। मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार मान लेना। हथियार डाल देने का मतलब क्या? हार मान लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार, बहुत कंजूस लोग ऐसे होते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत कंजूसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। और तीनों ही वाक्यों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। पहले के वीडियोज में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको तीनों वाक्यों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। देखिए कह रहा है कि इसमें से आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ठीक है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। देखिए उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है। ये क्या है? यह मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि एक वाक्य पे दूसरा वाक्य क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है। उसने मान लिया, क्या मान लिया? दोष उसका है। इसको की से जोड़ा गया है। ठीक है। उसको की से जोड़ा गया है। तो अगर हम सिर्फ इतना बोल दो उसने मान लिया तो आप क्या समझेंगे? जब तक कि आप आगे का वाक्य नहीं बोलेंगे। तो उसने मान लिया कि दोष उसका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है इसलिए इसका सरल रूप होगा। ठीक है। देखिए इसमें 2 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। वह दंड से बचना चाहता था, फिर लिखा है इसलिए भाग गया। इसको आपको एक सरल रूप में इसको चेंज करना है, एक इसको सरल वाक्य बनाना है। तो कैसे होगा इसका सरल वाक्य? कह रहा है कि क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो यहाँ पर तो अभी भी ये संयुक्त है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। हाँ देखिए ये सही हो जाएगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ये क्या? ये एक प्रकार का सरल हो जा रहा है। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। देखिए ये भी क्योंकि से जुड़ा हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये भी एक सरल वाक्य नहीं होगा। ठीक है। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। ये भी सरल वाक्य नहीं है। दंड से बचने के लिए, देखिए दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक दृष्टि से देखिए शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि कौन सा है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। वे क्या थे? अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दे। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा होगा। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि इस समय 4 बजे हैं। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। सब लोग अपनी राय दे। आंसू से मेरा रुमाल भीगे, ये सब क्या? ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ठीक है। कर्मवाच्य आपको बताना है किस में है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया है कि ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया।
उसे सब कुछ बता दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्मवाच्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। से के द्वारा किस कारक का अपसर्ग है। कह रहा है कि से और के द्वारा किस कारक का अपसर्ग है। हमारा ऑप्शन है अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। ठीक है, करण क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि क्या, करण कारक है। यहाँ पे कारक कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबके प्रसर्ग भी दिए हुए हैं। कर्ता ने कर्म को, चलिए देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो। ठीक है, कारक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। हमारा ऑप्शन दिया है संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपादान कारक। जहाँ अलग होने का भाव आता है, डरने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार मैंने अपादान कारक के उदाहरण को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमारा ऑप्शन है देश, नगर, द्वीप, झील। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप इसका जितना ही अच्छे से वाक्य प्रयोग कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप समझ सकते हैं वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि स्त्रीलिंग आपको पहचानना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, झील। झील क्या है, झील स्त्रीलिंग है। ठीक है, झील क्या है, झील स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। हमारा ऑप्शन है कथा, सरसों, लता, कुटी। ठीक है, तो कथा का हम कथाएं कर सकते हैं, लता का लताएं कर सकते हैं, कुटी का कुटिया कर सकते हैं, लेकिन सरसों को हम नहीं चेंज कर सकते। ये एक वचन या बहुवचन में एक ही जैसा रहेगा, इसको हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि कथा का कथाएं हो सकता है, लता का लताएं और कुटी का कुटिया। ठीक है, सरसों एक वचन या बहुवचन में एक ही जैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन है वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वो सोकर उठे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे आए थे। ये पूर्ण हो चुका है। वे गए, लेकिन अभी पहुँचे कि नहीं पहुँचे नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भूतकाल नहीं होगा। वे खा रहे थे, लेकिन अभी खाना पूरा नहीं खाए हुए थे, तो ये भी भूतकाल नहीं है। वो सोकर उठे हैं, तो ये भी भूतकाल नहीं है। वे आए थे, ठीक है, वे आए थे, क्या ये भूतकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वे गए सामान्य भूतकाल है। ठीक है, वे खा रहे थे अपूर्ण भूतकाल है, और वे सोकर उठे हैं आसन्न भूतकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ठीक, निकट, इधर, उधर, इधर और कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। ठीक क्या है, तो निपात है। देख लीजिए, शब्द ठीक निपात का उदाहरण है। निपात अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, ये अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। जी, लगभग, करीब, तो, ही, तक, सा, पर, सिर्फ, केवल, क्या, काश, मत, क्या, क्यों, जी। ये सब क्या, ये सब निपात के उदाहरण है। देखिए कह रहा है कि अगर कोई शब्द किसी वाक्य में जुड़ करके उसको क्या बना देता है, अगर कोई शब्द किसी वाक्य में जुड़ करके उस वाक्य को क्या करता है, एक विशेष रूप दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, विशेष प्रकार का बल देता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे निपात होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राम आज ही बाजार जाएगा। ठीक है, राम आज बाजार जाएगा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला राम आज ही बाजार जाएगा। कहने का मतलब क्या, आज ही पे बल दिया जा रहा है। ठीक है, कन्फर्म है कि वो आज ही जाएगा। ठीक है, तो राम आज ही बाजार जाएगा। कहने का मतलब क्या, कि जो ही है, देखिए जो ही है, इससे क्या हो रहा है, इससे बल मिल रहा है कि राम आज ही बाजार जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यह वाक्य के भाव को बदल रहा है। अगर हम बोले कि राम आज बाजार जाएगा, तो सिंपल सा है, कोई बल नहीं यहाँ पे है, आज जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन हमने बोला आज ही जाएगा, मतलब क्या, हम इसको और अच्छे से बल दे रहे हैं, मतलब कि आज ही वो काम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही होता है निपात कि अगर किसी वाक्य में जुड़ करके क्या करता है, उसे मतलब क्या बना देता है, उसे बल उसको देता है, एक विशेष प्रकार का, वो वाक्य में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस में अशुद्धि है। कह रहा है कि उसने आसन ग्रहण किया। ठीक है, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूजनीय पिताजी आ गए, पूजनीय पिताजी आ गए। ठीक है, देखिए
पूजनीय पिताजी आ गए में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य होगा पूज्य पिताजी आ गए, पूज्य पिताजी आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा उसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 343 में, ठीक है, 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी जो भाषा है वह उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियों में कन्नौजी भी बोली जाती है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है जो कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। देखिए ये स्पेशली वीडियो में ये पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बीएड में ना के बराबर आते हैं, ये स्पेशली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि मामला अभी भी विचाराधीन है, इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है। तो मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका सही इंग्लिश अनुवाद देख लीजिए यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन स्वीकृत किया जाए, रिजेक्ट की बात कर रहा है तो स्वीकृत कहाँ से, सॉरी देखिए दिया है आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ठीक है, आवेदन अस्वीकार करे, आवेदन स्वीकार न करे, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। देखिए क्या दिया, मे भी दिया है ना, एप्लीकेशन मे भी रिजेक्टेड, ठीक है, जहाँ जा सकता है, जा सकती है का भाव आता है वहाँ पे मे भी हम यूज करते हैं। तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, ठीक है। फ्रेंड देखिए, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अपने चैनल पे यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर को करा रखा है, ठीक है, यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर को करा रखा है और पूरे 5 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने बहुत ही एनालाइज करके पढ़ाया है। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने सारे वीडियोज़ को देख लिया, मैंने हिंदी का वीडियो कराया हुआ है, जीके जीएस का कराया हुआ है और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो लगभग 50% क्वेश्चन, 50% से अधिक ही, कम नहीं, क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने हिंदी के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया भी है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे पहचानेंगे अगर आ गया तो, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, सबको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। और आप अगर यूपी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने 2018 का प्रथम पाली का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, प्रथम पाली का मैंने क्वेश्चन करा दिया। आज हमने द्वितीय पाली का हिंदी देखा, बहुत ही जल्द मैं जीके जीएस की भी वीडियो को लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।